गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिलीज होता है और क्या क्या हमारे काम आता है। अब इस वीडियो में पढ़ना है कि जो इंसेक्ट और जो फ्रॉग के अंदर भी क्या कोई हॉर्मोन्स होता है, अगर वो सीक्रेट होता है तो क्या काम करता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा हो कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग, मतलब अगर आपने सिल्क मोथ और अगर फ्रॉग का नाम सुना होगा तो सबसे पहले आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ, मतलब जो मोथ होता है तो स्टार्टिंग में एक्चुअली सबसे पहले वो कैटरपिलर होता है। मतलब जैसे कि अगर हमको भी देखा जाए तो पहले इंसान जो छोटा सा एक बच्चा होता है और आगे चलकर वो आदमी होता है या औरत बनता है, तो सेम ऐसे ही जैसे एडल्ट मोथ होता है तो वो बचपन में उसका नाम कैटरपिलर होता है, फिर आगे चलकर उसे बहुत सारे स्टेजेस पार करने के बाद वो एडल्ट मोथ बनता है। सेम ऐसे स्टैंडर्ड 7th में भी सिल्क मोथ की हिस्ट्री आ चुकी है। तो कुकुन के द्वारा जो हमारा सिल्क मोथ आगे चलकर बनता है, कुकुन क्रिएट करता है, फिर वो सिल्क मोथ बनता है। सेम वैसे ही द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग, मतलब कि फ्रॉग एक्चुअली बचपन में क्या होता है तो टेडपोल, और टेडपोल आगे चलकर क्या बनता है तो फ्रॉग। नाउ कि दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि जो लार्वा मतलब जो स्टार्टिंग का एज होता है वहाँ से लेकर एडल्ट बनने तक के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जो कि फ्रॉग या इंसेक्ट में होता है। अब मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, ये आपको याद रखना है कि इंसेक्ट के अंदर कौन इसे कंट्रोल करता है तो इंसेक्ट हार्मोन, और फ्रॉग के अंदर कौन करता है तो कंट्रोल बाय थायरोक्सिन, और द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। अब थायरोक्सिन क्या है तो जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। नाउ थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, तो याद रखना कि अगर किसी भी टेडपोल को अगर उसको थायरोक्सिन की ज़रूरत है तो वो कब करेगा, जब उसके अंदर आयोडीन होगा। तो वैसे इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोविंग, मतलब जिस वाटर के अंदर आपको पता है जो फ्रॉग जो सबसे पहले टेडपोल होता है तो एक्चुअली वो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो अगर उनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं होगा तो वो आगे चलकर एडल्ट नहीं बन पाएंगे, मतलब कि वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। तो ये आपको याद रखना था कि जो लार्वा टू एडल्ट का जो चेंज होता है वो कौन करता है तो मेटामॉर्फोसिस, और इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट हार्मोन करता है, और फ्रॉग के अंदर कौन कंट्रोल करता है इसको तो थायरोक्सिन। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल है, मतलब हर एक का फिजिकल और मेंटल अलग अलग होता है, तो सबका एक अपना इंडिविजुअल हेल्थ होता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट, मतलब आदमी को या ह्यूमन बींग्स को अपने किसी भी लाइफ के एज पे उन्हें क्या चाहिए तो एक बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि अगर हमें बैलेंस डाइट मिलेगा तो हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा ही रहेगा। और जो ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो कि हमारा चैप्टर का टॉपिक है कि जो आपका एडोलेसेंस का पीरियड होता है, मतलब जो टीनेजर का पीरियड होता है, इसमें तो आपको खास करके बैलेंस डाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इस टाइम में आपका जो बॉडी है वो ग्रो करना चालू होता है, उसमें चेंजेस आना चालू होता है। तो अगर इस टाइम में अगर आपने सही से अगर बैलेंस डाइट नहीं लिया तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। अब क्या गया कि न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स, मतलब जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इस एज में आपका जो ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है। तो हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान, मतलब अगर जो एडोलेसेंट है तो उनका जो खाना का तरीका होता है मतलब उसको अच्छे से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो इसके लिए बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट किससे बोलते हैं स्टूडेंट, तो जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब इसमें भी एक एग्जांपल दिया कि जो मिल्क एक्चुअली होता है तो मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, अगर क्योंकि आजकल के जो बहुत से बच्चे उनको दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, बोलते कि नहीं हमें दूध नहीं पीना है, ये नहीं वो नहीं, तो नहीं, आपको दूध जो मिल्क एक्चुअली इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, क्योंकि मिल्क सबसे अच्छा बैलेंस डाइट है। अगर आप सिर्फ दूध भी पियोगे तो उसमें से क्या होगा, आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब एक्चुअली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलना चाहिए तो प्रोटीन होना चाहिए सब। अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि क्या उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स या फिर विटामिन अच्छे अमाउंट में या फिर अच्छे प्रोपोर्शन में होना ही चाहिए। कभी अगर मिल्क नहीं हो पा रहा तो आप फ्रूट भी खा सकते हो।
फॉर इन्फेंट मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो सिर्फ मदर्स मिल्क पीते हैं, मम्मी का दूध, तो उसके अंदर भी उनको सारे के सारे जो ये हमें ऊपर मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब उनको मिल जाता है ना। अब जो आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल्स, जेगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, ये सब अच्छे, मतलब जो एडोलसेंट्स होते हैं अगर उनको बॉडी के लिए आयरन चाहिए तो जो ये सब खाने होते हैं उनको खाना चाहिए। और जैसे इसमें आजकल बच्चे जो है चिप्स खाते हैं या वो सब खाते हैं तो वो सब आपको इतना नहीं खाना चाहिए। देखिए नीचे लिखा है कि चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक थ्रू वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक्चुअली जो आप ये चिप्स खाते हो, जो पैकेट की चीज़ खाते हो, वो आपको टेस्टी तो अच्छा लगता है बट उसके अंदर जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर हमें बैलेंस डाइट वाले खाना चाहिए। एग्जाम्पल फ्रूट्स खाइए, ये ग्रेन्स बताया गया है, यहाँ पे आपको मिल्क है, एग है, ये सारे के सारे क्या है तो न्यूट्रिशनल आइटम है। नाउ पर्सनल हाइजीन, नाउ एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। अब हाइजीन मतलब जो हमारे साफ सफाई, हमें हमारी बॉडी की साफ सफाई भी करनी चाहिए, जो हाइजीन होता है। तो सबसे पहले है कि एवरीवन शुड हैव अ बाथ, मतलब हर लोगों को एक दिन, मतलब दिन में एक बार आपको बात करना ही है, भले वो ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, एक बार आपको बाथिंग मतलब नहाना चाहिए ना। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। इस पीरियड में क्या होता है कि आप एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, तो जब एक्टिविटी कोई ज़्यादा करोगे तो आपको जो स्वेट ग्लैंड है, मतलब जो पसीना है, वो ज़्यादा निकलता है, तो बॉडी स्मेल करती है, इसीलिए आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए आपकी बॉडी को। हाँ, इफ़ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब अगर आपने अच्छे से अपने बॉडी को क्लीन नहीं किया तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेम ये बॉयज़ के लिए भी तो गर्ल्स के लिए भी है कि गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Now change pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. मतलब ड्यूरिंग menstrual cycle में गर्ल्स को अपना क्या हाइजीन है उसको हाइजीन है, उसके अलावा जो आपका जो सैनिटरी नैपकिन होता है या फिर जो होममेड पैड होता है इसका आपको यूज़ करना रहता है और आपको हर 4 या 5 घंटे में इसका चेंज कर दे कि ताकि आपका जो बॉडी का क्लीनिंगनेस है वो अच्छे से रहे। अगर नहीं होगा तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा और भी कुछ आप कर सकते हो आपकी बॉडी के लिए, तो एक है फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो। एंड लास्ट है कि से नो टू ड्रग्स। नाउ एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब जैसे से आप बड़े होगे तो आपकी बॉडी भी बढ़ेगी और माइंड भी धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है ना। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर, मतलब इस एज में कभी कभी आप लोग का इनसिक्योरिटी आना चालू होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। मतलब अगर कोई भी आपको कोई ड्रग्स का, मतलब याद रखिए स्टूडेंट, ड्रग्स मतलब जो दवा अगर आपको कोई किसी को दे रहा है, मतलब किसी ने आपको बोला कि ऐसा करो आप ये दवा लो तो आपके बॉडी में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपका बॉडी जल्दी ग्रोथ कर देगा, अगर कोई कमज़ोर है तो कोई आपको दे देगा कि अच्छा ये दवा खाओ, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जब तक अगर आपको डॉक्टर नहीं बता रहे या फिर वो लिख के नहीं दे रहे तब तक आपको कोई भी ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है। और क्योंकि जो ड्रग्स आर एडिक्टिव, मतलब जल्दी आदत लगा देती है ड्रग्स। इफ़ यू टेक देम वंस you feel like taking them again and again. Now they harm the body in the long run, they ruin health and happiness. एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रग्स को लेते हो, बट आगे चलकर आपकी बॉडी को क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। वैसे यहाँ पे एक वायरस के बारे में बताया गया है और एक बीमारी के बारे में बताया गया है जो एड्स की बीमारी। अगर आपने सुन, जो एड्स एक्चुअली डिजीज़ है जो किससे होता है तो वायरस से, और उस वायरस का क्या नाम है तो HIV। तो दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर इसके कांटेक्ट में आता है बाय शेयरिंग द सिरिंज, मतलब जिस इंजेक्शन से अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर सिरिंज लगाई गई है अगर उसी से ही
जो नॉर्मल पर्सन को अगर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसके अंदर भी जो ये एड्स की बीमारी जा सकती है। तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। और अगर सपोज किसी मदर को अगर ये एड्स की डिजीज़ है और अगर उसके बच्चे को अगर उन्होंने दूध पिलाया तो हो सकता है कि उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन HIV के साथ अगर उनके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अगर कोई जाता है तो उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या जो पढ़ा, अभी 2-3 वीडियो जो मैंने पीछे के बना है वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।